डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए सीएम धामी। महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना की सराहना की। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में बागेश्वर की बड़ी छलांग। बागेश्वर को मिला प्रदेश में दूसरा स्थान। बागेश्वर जिला को अधिकांश योजनाओं में ग्रेड मिला। कुमाऊं मंडल भी अव्वल। टिहरी की बेटी मीनल ने किया कमाल। मीनल ने आईएएस परीक्षा में हासिल की 66वीं रैंक। मीनल की कामयाबी से टिहरी जिले को लोगों को गर्व। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना की सराहना करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और पुलिसिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। सीएम ने बताया कि 68,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लगभग 5 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। सीएम धामी ने महिला ड्राइवरों को बढ़ावा देने के लिए महिला सारथी प्रोजेक्ट के तहत वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को सराहा। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, सचिव श्री चंद्रेश यादव जी, हमारे साथी उत्तराखंड सरकार में दायित्ववान श्री गीताराम गौड़ जी, श्री बंसीलाल राणा जी और आए हुए सभी हमारे अन्य अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये मातृशक्ति के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, ऐसे पूरे प्रदेश से पधारी हमारी मातृशक्ति, जिनके जीवन की चुनौतियां हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। उनका संघर्ष का जीवन, उनका चुनौती का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है कि जीवन में धैर्य रखते हुए, साहस बनाते हुए, विवेक से सोचते हुए कैसे हम जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और जुआघर चलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड सार्वजनिक धूर्त रोकथाम विधेयक में जुआ खेलने और खिलाने की गतिविधियों में संलिप्त दोषियों के लिए न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 5 साल तक जेल और 5,000 से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। अब आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड सार्वजनिक धूर्त रोकथाम विधेयक 2026 को सदन पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम में संशोधन कर नेपाली अकेडमी को शामिल किया गया। वर्तमान में राज्य में केंद्र सरकार का वर्ष 1867 का गैम्बलिंग एक्ट लागू है। इस एक्ट में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और जुआघर चलाने पर मामूली जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सार्वजनिक रोकथाम कानून लागू होने के बाद राज्य में जुआ खेलने और सट्टेबाजी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार सड़क और गली में सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने पर 3 महीने का साधारण कारावास या 5,000 तक रुपए जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। घर में बैठाकर जुआ खिलाने पर 2 साल की जेल या 10,000 रुपए तक जुर्माना, जुआ घर चलाने पर 5 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों ही सजा एक साथ लागू होगी। सिंडिकेट की तरह सट्टेबाजी आदि जुए की गतिविधि चलाने पर न्यूनतम 3 से 5 साल तक जेल और 10 लाख तक रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार के सूत्रीय कार्यक्रम के 20 तहत विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बागेश्वर जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। 2025 वित्तीय वर्ष के जनवरी 26 तक जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले ने कुल अंक 114 में से 143 प्राप्त अंकर प्रतिशत अंक 44 हासिल किए। इस उपलब्धि के साथ बागेश्वर ने कई बड़े जिलों को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिले को अधिकांश योजनाओं में एक ग्रेड मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के गठन, बैंक क्रेडिट लिंकिंग और आय सृजन गतिविधियों में जिले ने लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया। पोषण योजनाओं, संस्थागत प्रसव, आंगनबाड़ी संचालन, स्वच्छता अभियान और सिंचाई क्षमता सृजन जैसी योजनाओं में भी बागेश्वर का प्रदर्शन मजबूत रहा। मंडल स्तर पर भी कुमाऊं का प्रदर्शन बेहतर रहा। प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं मंडल में से 123 89 अंक प्राप्त कर 110% 43 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि गढ़वाल मंडल अंक 47वें 78 और प्रतिशत के साथ दूसरे 46 स्थान रहा। टिहरी जिले की बेटी मीनल ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में 66वीं रैंक हासिल कर जिले और पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मीनल की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। मीनल की सफलता से उनके परिवार के साथ साथ क्षेत्रवासियों में भी गर्व का माहौल है। उनकी इस उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। मीनल ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास से यह मुकाम हासिल किया। मीनल की सफलता पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। लोगों का कहना है कि मीनल ने यह साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य के प्रति समर्पण और मेहनत हो तो किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। बता दें कि मूल रूप से जनपद टिहरी के चंबा ब्लॉक के दिवाड़ा गांव निवासी 22 वर्षीय मीनल नेगी का परिवार देहरादून के मयूर विहार में रहता है। मीनल ने वर्ष 2018 में 10वीं की परीक्षा चंबा से 91.4% अंक से उत्तीर्ण किया। उसके बाद उनका परिवार देहरादून शिफ्ट हो गया। इंटर डीएवी पब्लिक स्कूल देहरादून से 98, ग्राफिक एरा देहरादून से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में 9.8 सीजीपीए तथा डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से एमएससी में 7.6 सीजीपीए के साथ उत्तीर्ण की। मीनल नेगी के पिता प्रीतम सिंह नेगी टिहरी के डोबरा में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं, जबकि मां गीता नेगी गृहिणी है। मीनल का बड़ा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और छोटा भाई जेईई की तैयारी कर रहा है। संस्कारों में पली बड़ी मीनल ने कठिन परिश्रम और अनुशासन के बल पर यूपीएससी की परीक्षाओं में 66वीं रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। पहले प्रयास में असफलता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरे प्रयास में शानदार सफलता प्राप्त की। मीनल की उपलब्धि क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे टिहरी तथा प्रदेश युवाओं के लिए प्रेरणा है कि सीमित संसाधनों में भी दृढ़ संकल्प और मेहनत से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सर पारिवारिक पृष्ठभूमि एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, और चंबा ब्लॉक में पली बड़ी हूँ। कार्मल स्कूल चंबा टिहरी गढ़वाल से मैंने अपनी 10वीं कक्षा करी है। फिर उसके बाद देहरादून में शिफ्ट हो गई थी और डीएवी पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो फिर मैंने साथ में फिज़िक्स ऑनर्स किया ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से और एमएससी फिज़िक्स किया डीएवी पीजी कॉलेज से। सर एक्चुअली 12th के बाद ही मैंने जब मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे अब कौन सी स्ट्रीम में जाना है और एकेडमिकली मुझे क्या करना है, तभी मैंने सोच लिया था कि यूपीएससी करियर शायद मेरी कॉलिंग है और मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। तो उसके बाद मेरे जो भी डिसीजंस थे उसी लाइन में थे। सर मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं और माताजी एक हाउसवाइफ हैं और दोनों ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। सर वैसे तो बहुत मुश्किल है किसी एक इंसान का नाम लेना, लेकिन सर मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे सबसे पहले ये सब करने के लिए मोटिवेट किया था। जनपद चंपावत के विकासखंड बाराकोट की ग्राम पंचायत छुलापे से जुड़े होनहार युवक अनुज पंत ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 69 रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया।
अनुज की इस उपलब्धि से पूरे चंपावत जनपद सहित प्रदेश भर में खुशी और गर्व का माहौल है। मूल रूप से छुलापे गांव के निवासी अनुज पंत का परिवार वर्तमान में गाजियाबाद में निवास करता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाजियाबाद में ही हुई। अनुज ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू की और अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। गौरतलब है कि इससे पहले भी अनुज पंत ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 345वीं रैंक प्राप्त की थी और उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ। अब दूसरी बार परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 69वीं रैंक हासिल कर नई मिसाल कायम की। अनुज के पिता दिनेश चंद्र प्रताप पंत गाजियाबाद की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि माता नीमा पंत गृहिणी है। बेटे की इस उपलब्धि से परिवार में हर्ष का माहौल है और क्षेत्र के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं। नमस्ते। हाँ सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिताजी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करिए। आपने हमारे पूरे क्षेत्र सर आपसे मैं मिला था दीदी की शादी में ना 2013 में। हाँ हाँ भूमि खटीमा में तो तब से मेरे को है आपका याद वही वाला चेहरा। आप चलो बहुत अच्छा यार, जो हो गया। चलो मिलते भी हैं किस दिन, ठीक है ना। ठीक है। चलो चलो सबको घर में मेरी तरफ से भी सबको भी बधाई देना, सबको शुभकामना करना। बहुत अच्छा है और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। अभी शुरुआत हुई है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है। उत्तराखंड प्रदेश में वनाग्नि सीजन शुरू हुए लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं। वहीं मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने कहा कि अब तक आग की छिटपुट घटनाएं ही देखने को मिली हैं, जिन पर तुरंत काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि चीड़ की पत्तियों को इकट्ठा करवाया जा रहा है। पहले जिन पत्तियों के कारण जंगलों में आग लगती थी, अब लोग उन पत्तियों को बेचकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही जंगलों को भी आग से राहत पहुंचाने में मदद मिल रही है। सुशांत पटनायक ने कहा कि वनाग्नि को लेकर पिछले माह भी मॉक ड्रिल की गई। इसके अलावा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वन विभाग की कोशिश और प्राथमिकता यही है कि जंगलों को हर संभव वनाग्नि से बचाया जाए। इसके लिए समाज का सहयोग भी अहम भूमिका निभाता है। देखिए, जो हमारी वनाग्नि काल है 15 फरवरी से भले ही शुरू हो रहा हो, परंतु स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है और किसी प्रकार की भयावह स्थिति नहीं है वर्तमान। जैसे कि मैं पूर्व से भी कह रहा हूं कि वन विभाग स्तर पर, फील्ड स्तर पर, वन प्रभाग स्तर पर और प्रत्येक जिले में पूर्ण तैयारी है। हमारी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपनी तैयारी को पिछले माह भी जांच परख लिए हैं। हमारी क्रूज स्टेशंस, मास्टर कंट्रोल रूम और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पूर्ण रूप से एक्टिव है। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एफएसआई के फायर अलर्ट के बेसिस पे जहां जहां वनाग्नि की छुटपुट घटनाएं हो रही है उसको अटेंड करने के लिए हमारे फायर वॉचर्स और फॉरेस्ट फायर क्रू सक्षम है, वो फील्ड में पहुंच रहे हैं और वनाग्नि दहन के संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जन सहभागिता के माध्यम से, स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से चीड़ पिरूल एकत्रीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि चीड़ वनों में जो अत्यंत संवेदनशील होते हैं वहां पर वनाग्नि की घटनाएं कम से कम घटित हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर परिसर में मौजूद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर लगातार शिकायतों के मिलने के बाद आज उप जिलाधिकारी जसपुर ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान औषधि केंद्र पर भारी कमियां पाई गईं और एक्सपायरी दवाइयां भी मौजूद मिली, जिस पर कार्यवाही करते हुए जन औषधि केंद्र को सीज कर दिया गया। उप जिलाधिकारी जसपुर राहुल शाह ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जन औषधि केंद्र को मंजूरी दी गई और जन औषधि केंद्र के साथ साथ एक ब्रांडेड केमिस्ट की दुकान भी चलाई जा रही, जिसमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इनके द्वारा जेनरिक दवाइयों का स्टॉक न रखते हुए ब्रांड का स्टॉक रखा गया था और वही दवाइयां जो इलाज कराने आ रहे हैं उनको दी जा रही हैं। शिकायत पर आज निरीक्षण किया गया तो पाया कि जिनके नाम पर जन औषधि केंद्र का लाइसेंस है वो मौके पर उपस्थित नहीं है और लंबे समय से यहाँ नहीं रह रहे हैं और 2-3 लड़कों को सैलरी पर रखकर यहाँ काम किया जा रहा है, जिन्हें ना तो जानकारी है और ना ही फार्मास्टिक है और भारी मात्रा में ब्रांडेड दवाइयाँ यहाँ पाई गई हैं।
और स्टॉक पंजिका भी इनके पास नहीं पाई गई और कई दवाइयां एक्सपायरी पाई गई। सभी अनियमितता को देखते हुए जो ब्रांडेड स्टॉक है उसे सीज करते हुए बंद किया गया और जेनरिक दवाइयां वो स्टोर चलेगा और अगर उसमें भी अनियमितता पाई जाती है तो लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी। CSC जसपुर है, जहाँ पे कि जनौषधि केंद्र को अनुमति दी गई है। जनौषधि केंद्र के साथ साथ उनके द्वारा एक ब्रांडेड केमिस्ट की दुकान भी चलाई जा रही है। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी और ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि इनके द्वारा जेनरिक का स्टॉक ना रखते हुए ब्रांडेड का स्टॉक रखा जा रहा है। वही दवाइयाँ जो हमारे आ रहे हैं यहाँ पे इलाज करने के लिए बहुत सारे मरीज, उनको दी जा रही हैं। इसी संबंध में आज औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जिनके नाम पे जनौषधि केंद्र का जो हमारा लाइसेंस जारी हुआ है वो मौके पे उपस्थित नहीं है। लंबे समय से वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। उनके द्वारा अन्य 2-3 लड़कों को सैलरी बेसिस पे यहाँ रखा जा रहा है। ना वो क्वालिफाइड है, ना ही उनको किसी प्रकार की फार्मेसी की जानकारी है। साथ साथ भारी मात्रा में ब्रांडेड दवाइयाँ यहाँ मौके पे पाई गई। ब्रांडेड दवाइयों के बैच नंबर को भी चेक किया गया। इसके अलावा स्टॉक पंजिका के संबंध में भी इनसे अगर क्वेरी की गई तो उनके पास प्रॉपर विधिवत जो स्टॉक पंजिका थी वो नहीं पाएगी। कई दवाइयाँ ऐसी पाई गई जो एक्सपायरी हैं और इनके स्टॉक में होनी पाई गई हैं। समस्त अनियमितताओं को देखते हुए जो ब्रांडेड इनकी दवाइयाँ सारे का सारा स्टॉक सीज करते हुए उसको बंद किया गया है। केवल अभी जेनरिक दवाइयों का जो इनका स्टोर है वो चलेगा। इसमें भी अगर कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो इनके लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी। देहरादून में होली के मौके पर लागू शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने नियमों की अवहेलना करने वाले एक मदिरा अनुज्ञापन धारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आबकारी विभाग के अनुसार 4 मार्च को होली के पर्व के कारण प्रदेश भर में शाम 5 बजे तक सभी मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद देहरादून में हरिद्वार बाईपास रोड कारगी चौक के पास स्थित FL 5D अनुज्ञापन से शराब की बिक्री किए जाने की शिकायत सामने आई। विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन करना सभी लाइसेंस धारकों की जिम्मेदारी है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो लाइसेंस निस्तारीकरण और ब्लैकलिस्ट जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। अच्छा, ये जो प्रकरण है एक आपके ISBT के पास में वनडे बार लिया है एक वेडिंग पॉइंट के द्वारा। उसमें सेक्टर 1 के इंस्पेक्टर साहब के द्वारा रिपोर्ट आई है और उसके संज्ञान में आया है कि उन्होंने अपने वनडे बार में होली के दिन उस समय का उल्लेख गलत किया है और जो मदिरा क्रय किया गया उसमें भी स्पष्ट अभी सूचना नहीं आई है। उनको समय दिया गया 5 बजे तक का। उनके बाद लिखित और जो स्पष्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई के संबंध में आपको बताया जाएगा। बागेश्वर में दंपति के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि वह अपने पति के साथ स्कूटी से माल्टा मोटर मार्ग पर जा रही थी। इसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें रोककर गाली गलौज, मारपीट और अभद्रता की। आरोपियों ने दुष्कर्म और प्राकृत यौन संबंध का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश में दबिश की जा रही है। 62, 65 और 75 और 351, 352 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें हमने एक अभियुक्त जो पवन कनवाल था, जिसको पुलिस द्वारा अरेस्ट करके न्यायालय के समक्ष पटक भेजा गया है और अग्रिम इसमें आगे की कार्रवाई जारी है। दिनेशपुर में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। थाना क्षेत्र से करीब 2 किलोमीटर दूर चरणपुर खटोला नंबर 1 में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि घर के मालिक कैलाश चंद्र पंत अपने परिवार के साथ पिथौरागढ़ एक शादी समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी और तिजोरी से लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। सूचना मिलते ही जिला पंचायत सदस्य जनप्रतिनिधि नरेंद्र कोरंगा मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना भी दी। पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की जांच कर रही है और मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। नई टिहरी हिमालयन O2 थीम पर आयोजित 4 दिवसीय टिहरी लेक फेस्टिवल का शुक्रवार को शुभारंभ आगाज हुआ।
पुष्कर सिंह धामी ने कोटी कॉलोनी स्थित टिहरी झील तट पर महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि टिहरी झील आज केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर साहसिक खेलों का प्रमुख केंद्र बनती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक साल में टिहरी झील में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। उन्होंने नई टिहरी शहर को झील से जोड़ने के लिए कोटी कॉलोनी से नई टिहरी तक रोपवे निर्माण की घोषणा की। सीएम धामी ने जिले के लोगों को महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि टिहरी झील आज वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स का विश्वव्यापी गंतव्य बन चुका है। यहाँ 400 से अधिक खिलाड़ियों को पैराग्लाइडिंग समेत कई साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टिहरी में पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बड़े आयोजनों को भी अपार संभावनाएं हैं। साहसिक खेलों में, वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों में बहुत सारे आयोजन यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं और पूरे देश और दुनिया के मानचित्र में ये स्थान हमारा वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए और साहसिक खेलों के लिए लोगों का एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसको पहचान मिले, इसीलिए ये जो महोत्सव है टिहरी लेक महोत्सव भी आयोजित किया गया है। अन्य गतिविधियाँ भी यहाँ आयोजित की जा रही हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उनकी रोजगार के भी अनेक अवसर यहाँ पर सर्जित होंगे, आजीविका भी बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ कर दिया गया है और जैसा कि हम लोग सब विदित हैं, टिहरी लेक फेस्टिवल इस बार बहुत ही ग्रैंड है। 4 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। हर विधानसभा में कार्यक्रम है। आज मेन यहाँ पे कोटी कॉलोनी में आज स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे मास्टर शेफ टिहरी प्रतियोगिता, फोटोग्राफी, म्यूजियम जो हमारी पुरानी टिहरी के जो अच्छे सामान है, जो हेरिटेज हमारे म्यूजियम है, सारे स्टॉल्स हैं और बहुत ही एडवेंचर स्पोर्ट्स, हॉट एयर बलून सब कुछ है। कोटी में आज पांडवास का भी शाम प्रोग्राम है। कल हमारे ट्रैक्स हैं, गंगा आरती है और काइट फेस्टिवल है। 9 तारीख को समापन है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे ऑनरेबल गवर्नर भी यहाँ पे आएंगे और हमारे जो विनर्स हैं फैशन शो के, मिस्टर मिसेस टिहरी के, मास्टर शेफ के, वो उनको प्राइजेस देंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।